अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने अपना कैश वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। कल हमने इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कुछ की थी। आज हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रीवियस प्रॉब्लम्स को देखा होगा और आज उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। कुछ मज़ीद प्रॉब्लम्स हम आज सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 से हमने आज स्टार्ट करना है, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे देखें, प्रॉब्लम नंबर 4 में सबसे पहले उसने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है। कह रहा है इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड जो है आपका 75 डेज़ का है, एवरेज कलेक्शन पीरियड 38 डेज़ का है एंड पेएबल पीरियड आपका 30 डेज़ का है। इसके बाद उसने कहा कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कैश कन्वर्जन साइकिल। स्टूडेंट, आपने कैश कन्वर्जन साइकिल यानी CCC मालूम करना है। तो इसका फार्मूला हमने कल भी पढ़ा था। जब भी आपको स्क्रीन पे इसका सोल्यूशन नज़र आ रहा है, कैश कन्वर्जन साइकिल इज़ इक्वल टू इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड प्लस अकाउंट रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड प्लस प्लस नहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये आपका माइनस था, माइनस यहाँ पे ये माइनस है। और अब ये आपको तीनों चीज़ों उसने क्वेश्चन में भी दी हुई है, मैंने आपके सामने रीड की थी। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड 75 डेज, अकाउंट रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड जो है 38 डेज और पेएबल पीरियड आपका 30 डेज था। इसको नेट कर लें तो आपका 83 डेज का कैश कन्वर्जन साइकिल कैलकुलेट हो जाता है। स्टूडेंट, ये इस क्वेश्चन की ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी जो हमने कैलकुलेट की है। अब हम इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट, सेकंड रिक्वायरमेंट में वो हमें कह रहा है, ये हमें उसने सेल्स दी हुई है, कह रहा है एंड ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट के, और तमाम की तमाम जो सेल्स हैं ये क्रेडिट सेल्स हैं। व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल। तो आप अकाउंट रिसीवेबल के अंदर बताएं कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। तो स्टूडेंट, इस मकसद के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी सेल्स पर डे कैलकुलेट करनी है, एवरेज सेल्स पर डे। तो स्टूडेंट, ये जो टोटल सेल्स उसने आपको दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर, जो अभी मैंने आपके सामने आपको स्क्रीन पे शो करवाई थी, उन टोटल सेल्स को डेज इन ईयर 365 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1 डे की सेल आ गई। अब उसने कहा था कि आपकी ये हमारे पास 1 डे की सेल है, यानी और सेल सारी है भी क्रेडिट। उसका क्वेश्चन है कि अकाउंट रिसीवेबल के अंदर आपकी हर वक्त कितनी इन्वेस्टमेंट रहेगी, और सेल सारी क्रेडिट। एक दिन की इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं कि आपकी 1 डेज की सेल्स है। तो हमने ये कैलकुलेट कर ली है। अब कितने डेज थे एवरेज कलेक्शन पीरियड के, वो हमने ऊपर देखा 38 डेज है। तो आप 38 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 38 डेज की यानी आपके सेल्स आ जाएंगी। सारी सेल्स क्रेडिट पे थी, इसलिए सारी की सारी ही हमारी इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल कहलाएगी। ये इसकी स्टूडेंट सेकंड रिक्वायरमेंट थी। पहले हमने सेल्स पर डे कैलकुलेट की, फिर सेल्स पर डे को ही हमने एवरेज कलेक्शन पीरियड से मल्टीप्लाई किया। सेल क्योंकि सारी क्रेडिट थी, वही सारे के सारे हमारे अकाउंट रिसीवेबल थे, इसलिए उनमें सेल में अकाउंट रिसीवेबल में यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। इसके बाद इसकी तीसरी रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा क्या है। ये स्टूडेंट कह रहा है तीसरी रिक्वायरमेंट में, हाउ मैनी टाइम्स पर डे डज टर्न ओवर इट्स इन्वेंट्री टर्नओवर है। स्टूडेंट, सिंपल सी बात है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर किस तरह से कैलकुलेट होगा, डेज इन ईयर 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, जो कि आप पहली रिक्वायरमेंट के अंदर ही देख चुके थे, 75 का था। तो ये डेज इन ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड 75 डेज का, इसके साथ डिवाइड कर देंगे आप, तो आपके पास जहां से इन्वेंट्री टर्न ओवर कैलकुलेट हो जाता है 4.8। ये स्टूडेंट 4 पॉइंट है, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं, मैं क्लियर कर भी देता हूँ। ये 4.87 टाइम्स आपका ये आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम नंबर 3 थी जो मैंने आपके साथ शेयर की और डिस्कस की है। इसके बाद अब हम अपनी
प्रॉब्लम नंबर 4 थी। अब हम अपनी प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 5 में रीड कर रहा हूँ। ये देखिए कह रहा है इंडस्ट्री सेल्स ऑन टर्म्स, यानी ये क्रेडिट टर्म्स है। 3% का डिस्काउंट है अगर 10 डेज के अंदर पेमेंट हो जाए, और टोटल डेज हैं पेमेंट करने के लिए 30 डेज। टोटल सेल्स फॉर द ईयर, साल पूरे की जो सेल्स हैं वो उसने हमें बता दी हैं। अब वो कह रहा है 40% ऑफ द कस्टमर, जितने आपके टोटल कस्टमर्स हैं उनका 40% जो है, 40% कस्टमर, यानी अगर 100 कस्टमर है तो उसमें से 40 कस्टमर पे करते हैं ऑन द 10th डे, 10वें दिन वो पे कर देते हैं। और 10वें दिन पे स्टूडेंट करने का मतलब है कि वो डिस्काउंट की ऑप्शन को अवेल करते हैं, टेक डिस्काउंट। वाइल द अदर 60%, जो रिमेनिंग 60% है, पे करते हैं कब? आफ्टर 40 डेज, 40 दिन बाद पे करते हैं जिस दिन से उन्होंने खरीदा हुआ है। हमने जो उन्हें टोटल डेज दिए थे वो 30 डेज थे, यानी 10 डेज वो एक्स्ट्रा यहाँ से लेने के बाद पेमेंट कर रहे हैं। अब उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है व्हाट इज द डेज सेल आउटस्टैंडिंग। डेज सेल आउटस्टैंडिंग को कैलकुलेट करना है। दूसरे लफ्जों में आप यूं कहें कि उसने आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करने को कहा हुआ है। तो स्टूडेंट्स हम इसमें क्या करेंगे, जितने परसेंटेज कस्टमर की जितने दिनों के अंदर पेमेंट करती है उस परसेंटेज को उन नंबर ऑफ डेज के साथ मल्टीप्लाई करें। और दो कैटेगरीज बननी है उस कस्टमर्स की। एक कस्टमर जो है जो डिस्काउंट ले रहे हैं, दूसरे कस्टमर ने डिस्काउंट नहीं ले रहे। तो इन दो कैटेगरीज की जो परसेंटेज है इनको इनकी रेलिवेंट नंबर ऑफ डेज के साथ पेमेंट करें, मल्टीप्लाई करें जितने डेज वो पेमेंट के लिए लेते हैं। तो बाद में इन दोनों कैटेगरीज के आंसर को ऐड कर दे, वही आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड होगा या डेज सेल आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। अब इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट 40% उसने कहा था डिस्काउंट लेते हैं, यानी 10 डेज को पेमेंट करते हैं। तो 40% जो 0.4 बनता है, 0.4 को उनके नंबर ऑफ डेज के साथ मल्टीप्लाई किया। रिमेनिंग 60% जो कस्टमर से, यानी 0.6, वो आफ्टर 40 डेज पेमेंट कर रहे थे, इसलिए इनको 40 डेज से मल्टीप्लाई किया और दोनों के आंसर को ऐड कर देंगे तो आपके पास 28 का आंसर आ जाएगा। ये 28 डेज हैं डेज सेल आउटस्टैंडिंग, या इनको हम कहेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड का नाम देंगे। तो ये स्टूडेंट इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। अब इसकी हम सेकंड रिक्वायरमेंट देखते हैं। स्टूडेंट सेकंड रिक्वायरमेंट कह रहा है व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ रिसीवेबल, कि आप वही बात की अकाउंट रिसीवेबल की जो एवरेज अमाउंट है, यानी एवरेज इन्वेस्टमेंट जिसके उसके अंदर जितनी है वो कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट ये टोटल सेल हमें गिवन थी, तो इस मकसद के लिए हमने पहले डेज सेल्स पर डे कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट ये देखें, हमने सबसे पहले सेल्स पर डे कैलकुलेट की, टोटल सेल को डेज इन ईयर के साथ डिवाइड किया, तो हमारे पास सेल्स पर डे कैलकुलेट होगी 2500 पर डे सेल आ गई। और अब ये सेल जब आ गई हैं तो हमने देखना ये है कि हमारे पास कितने उन अकाउंट रिसीवेबल के अंदर इन्वेस्टमेंट थी। तो उनका एवरेज कलेक्शन पीरियड 28 डेज है, तो इसलिए 2500 को 28 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 70,000 के एवरेज अकाउंट रिसीवेबल आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। पहले आपने सेल्स पर डे कैलकुलेट करनी है, उन सेल्स पर डे को मल्टीप्लाई करना है एवरेज कलेक्शन पीरियड के साथ, या डे सेल आउटस्टैंडिंग एक ही बात है जो अभी पिछले क्वेश्चन में आपने कैलकुलेशन की, सेम उसी तरह से इसको करेंगे और ये आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ये स्टूडेंट इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट थी। अब हम इसकी थर्ड रिक्वायरमेंट देखते हैं। स्टूडेंट थर्ड रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज कॉस्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट टू customers who take discount and to those who do not take discount। तो आपको परसेंटेज ऑफ कास्ट मालूम करने की बात कर रहा है। स्टूडेंट ये थोड़ा सा प्रॉब्लम और है, इसको मैं फिलहाल जो सी ऑप्शन इसको स्किप कर रहा हूँ। मैंने डी सॉल्व किया, ये स्किप हो गया मेरे से, मैं बाद में आपसे शेयर कर दूँ। तो डी को पहले देख लेते हैं। स्टूडेंट डी में उसने कहा व्हाट वुड हैपन टू इट्स अकाउंट्स रिसीवेबल, अगर क्या अकाउंट रिसीवेबल के साथ होगा अगर वो अपनी क्रेडिट पॉलिसी को कंपनी क्या करे, टाइट कर देती है।
टाइट कर देती है, तो जो नॉन डिस्काउंट कस्टमर्स थे वो 40 की बजाय 30 डेज में पेमेंट करना शुरू कर देते हैं। 30 डेज बाद ही 40 की बजाय जो है 30 डेज बाद ही पेमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो फिर टाइट किया हमने अपनी क्रेडिट पॉलिसी को, तो इससे क्या इम्पैक्ट आता है? तो स्टूडेंट उसके लिए डे सेल आउटस्टैंडिंग दोबारा से कैलकुलेट कर लें। 40 कस्टमर 10 डेज में कर रहे थे, रिमेनिंग 60 और 40 की बजाय 30 पे आ गए, तो यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर दें और ये आपके पास 28 डेज आ जाएंगे। और इसी को एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये डे सेल पर डे आपने ऊपर कैलकुलेट किए 2500 को, उन्हीं को इस 22 से मल्टीप्लाई करें, अकाउंट रिसीवेबल आपके पास 55,000 आ गए। तो क्या इम्पैक्ट स्टूडेंट इसका आया है कि जब आपने अपनी क्रेडिट पॉलिसी को टाइट किया है तो इसके नतीजे में सबसे पहले तो ये होगा कि आपकी सेल्स कम हो जाएंगी। जब सेल्स कम होगी आपके अकाउंट रिसीवेबल भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो ये अब आपके वो नज़र भी आ रहा है रिजल्ट भी कि आपके जो है अपने अकाउंट रिसीवेबल वो कम हो गए। स्टूडेंट अब देखते हैं हम इसकी प्रॉब्लम नंबर 6। तो स्टूडेंट ये प्रॉब्लम नंबर 6 आपको नज़र आ रही है कि प्रोड्यूसेस मोटरसाइकिल बैटरी। कोई कंपनी है जो मोटरसाइकिल बैटरीज को प्रोड्यूस करती है और टर्न्स आउट 1500 बैटरीज अ डे। एक दिन में वो 1500 बैटरीज प्रोड्यूस करती है और कास्ट उसकी पर बैटरी कितनी है, मटेरियल और लेबर की 6 रुपीज़ कास्ट है। इट टेक्स द फर्म 22 डेज टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल, और इस प्रोसेस में उसको 22 दिन लगते हैं अपने मटेरियल को बैटरी की प्रोडक्शन में, बैटरी में कन्वर्ट करने के लिए। फिर वो कह रहा है कस्टमर्स जो है 40 डेज जो है अलाउज द इट्स कस्टमर 40 डेज, ये 40 दिन देती है कस्टमर्स को पेमेंट करने के लिए फॉर द बैटरीज, एंड फर्म जनरली पेज, और फर्म खुद जो है वो सप्लायर को 30 डेज में पेमेंट करती है। तो वो सबसे पहले हमसे डिमांड कर रहा है कि इसका कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो मालूम करें। स्टूडेंट ये तो अब बड़ा इजी है क्योंकि आपको तीनों इससे इंग्रेडिएंट्स गिवन है, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड भी, एवरेज कलेक्शन पीरियड भी, एवरेज पेमेंट पीरियड भी गिवन है। तो अब इसके ऊपर आप सिंपल फार्मूला लगाएं, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड प्लस एवरेज कलेक्शन पीरियड माइनस अकाउंट पेएबल पीरियड। तो आपके पास यहाँ से इसके डेज कैलकुलेट हो रहे हैं 32 डेज। कैश कन्वर्जन साइकिल आपका मुश्तमिल है 32 दिनों के ऊपर, 32 डेज इसके ऊपर ये मुश्तमिल है। ये इसकी स्टूडेंट पहली रिक्वायरमेंट थी। अब इसके बाद इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट आपके से शेयर करता हूँ। एट आ स्टेडी स्टेट इन विच प्रोड्यूसेस 1500 बैटरीज, 1500 बैटरीज अगर प्रोड्यूस जो कंडीशन में ये कर रही है जिस स्टेट के अंदर, तो व्हाट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मस्ट इट फाइनेंस, तो इसको अपने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, या अपने ये जो उसका कैश कन्वर्जन साइकिल पीरियड है इसको मद्देनजर रखें, उसकी कास्ट वगैरह को मद्देनजर रखें, तो बताएं कि उसको अपना प्रोडक्शन प्रोसेस चलाने के लिए कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, वर्किंग कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है उसको। तो स्टूडेंट देखें बैटरीज प्रोड्यूस करती है 1500। अब 1500 बैटरी को प्रोड्यूस करने के लिए जितने जितने उसको पैसे रिक्वायर्ड है उनके ऊपर बात वो पूछ रहा है कितने उसके लिए उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है। तो 1500 पर डे है। कैश कन्वर्जन साइकिल स्टूडेंट हमारा कितना था, 32 डेज अभी हमने देखा है। तो इसका मतलब है हमें 32 दिनों के ऊपर देखना है कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है। तो पहले तो हम स्टूडेंट देखेंगे कि 32 दिनों में कितनी बैटरीज प्रोड्यूस होती हैं और फिर बैटरी की कास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें यही काम हमने किया है। 1500 बैटरीज थी, मल्टीप्लाई बाय 32 करेंगे तो 32 दिन में जितनी बैटरीज प्रोड्यूस होंगी वो आ जाएंगी, और फिर एक बैटरी की कास्ट जो है 6 रुपीज़ उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। 2,88,000 आपके वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है जो आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है। इसके बाद स्टूडेंट उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट थी उसको हम देख लेते हैं। देखें वो यहाँ पे कह रहा है बाय अमाउंट वुड रिड्यूस इट्स वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग नीड्स, कितने उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी इफ़ इट वाज एबल टू स्ट्रेच इट्स पेएबल पीरियड, अगर वो अपना पेएबल पीरियड 35 डेज तक बढ़ाने में कामयाब हो जाए। स्टूडेंट पहले कितना था, 30 डेज था, अब वो कह रहा बढ़ा के 35 डेज पे ले जाएंगे। अब स्टूडेंट इसका क्या इम्पैक्ट होगा,
अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका पेएबल पीरियड जो है वो बढ़ के कितने दिनों से बढ़ा, 5 दिनों से बढ़ा। और ये आपको पता है कि ये माइनस हो रहा होता है कैश कन्वर्जन साइकिल में, तो इसके बढ़ने से कैश कन्वर्जन साइकिल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब कैश कन्वर्जन साइकिल स्टूडेंट रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली फिर उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये आप देखें, मैं आपसे इसका सोल्यूशन भी शेयर करता हूँ। ये देखिए मैंने लिख दिया है, इफ पेएबल पीरियड इंक्रीज बाय 5 डेज, अगर आपका पेएबल पीरियड 5 दिनों से इंक्रीज हुआ है, देन सीसी डिक्रीज बाय 5 डेज, तो ये डिक्रीज हो जाएगा 5 डेज से। देन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिक्रीज्ड बाय, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। अब देखिए 1500 बैटरीज एक दिन में प्रोड्यूस होती है, कितने दिन का फर्क पड़ा है, कम हुआ है, 5 दिन कम हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 5, और एक बैटरी के ऊपर कास्ट कितनी थी, 6 रुपीज़ की, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपके वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट में 45,000 की क्या हो जाएगी, कमी वाक़या हो जाएगी। ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट थी। अब इसके बाद चलते हैं हम इसकी डी रिक्वायरमेंट के ऊपर, इसको भी ज़रा देख लेते हैं स्टूडेंट। अब इसमें देखिएगा, कह रहा मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ प्रपोज न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, कि वो देखना चाह रहे हैं कि उन्होंने कोई नया एक प्रोडक्शन प्रोसेस लेके आए, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, उसके इम्पैक्ट को वो देखना चाह रहे हैं वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो इसकी मदद से क्या होगा, टू डिक्रीज इट्स इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, उसके नतीजे में हमारा इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड जो पहले 22 डेज का था अब वो कम होके 20 डेज पे आ जाएगा। एंड इंक्रीज इट्स डेली प्रोडक्शन, और हमारी प्रोडक्शन जो है वो 1500 बैटरी से बढ़ के 1800 बैटरीज पे चली जाएगी। हाउ एवर द न्यू प्रोसेस कुड कॉज द कास्ट ऑफ मटीरियल एंड लेबर इंक्रीज, लेकिन हमारी कास्ट जो है वो 6 रुपीज़ से बढ़ के 7 रुपीज़ पे चली जाएगी। अज्यूमिंग द चेंजेस डज नॉट अफेक्ट, लेकिन इनकी वजह से कुछ भी असर नहीं होगा कलेक्शन पीरियड पे, वो 40 डेज ही रहेगा, और ना पेएबल पीरियड पे कोई इम्पैक्ट आएगा, वो उसी तरह 30 डेज ही रहेगा। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ कैश कन्वर्जन साइकिल एंड इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ये दो चीज़ें फिर दोबारा उसने हमें रिपीट करने को कहा है कि न्यू कंडीशन के तहत जो है क्या होगा। तो उसमें देखें इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड 20 डेज हो गया, दोनों दूसरे डेज में कुछ चेंज नहीं आया, जो 40 और 30 उसी तरह रहे। तो हमने देखा हमारा कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो 30 डेज पे आ गया है, जबकि वो पहले 32 डेज का था, अब वो 30 डेज पे आके कम हो गया। अब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट देखें, प्रोडक्शन बैटरीज की जो है वो 1500 से बढ़ के 1800 पे चली गई है, तो इसलिए 1800 को मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 30 ये कैश कन्वर्जन पीरियड के साथ, फिर अब कास्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कास्ट हमारी बढ़ के 6 से 7 पे चली गई थी, तो लिहाजा ये हमारे पास अब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आ गई 3,78,000। अगर हम न्यू प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज कर जाएगी 2,88,000 से बढ़ के वो हो जाएगी 3,78,000, यानी 90 यानी कि आपके पास 90,000 का इंक्रीज हो जाएगा इसमें। तो स्टूडेंट ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6 थी। अब मैं आपके साथ प्रॉब्लम नंबर जो 7 है इसको रीड आउट कर रहा हूँ। स्टूडेंट ये देखिए, इसमें कह रहा है कॉर्पोरेशन इज ट्राइंग टू डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ इट्स इन्वेंट्री टर्नओवर एंड डेज सेल आउटस्टैंडिंग। ये इनको डिटरमिन करना है, यानी ये दोनों चीज़ें मालूम करनी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी और डेज सेल आउटस्टैंडिंग भी ऑन इट्स कैश फ्लो साइकिल। इसमें कह रहा है कि उसकी जो 2005 था उसमें सेल्स उसकी तमाम की तमाम क्रेडिट थी, और वो ये सेल्स थी 1,50,000, और इसने नेट प्रॉफिट अर्न किया 6%, यानी अगर अमाउंट की बात करें तो 9,000 का उसने प्रॉफिट अर्न किया। इट टर्न ओवर इट्स इन्वेंट्री 6 टाइम, यानी इन्वेंट्री टर्नओवर जो पीरियड इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो 6 टाइम है, और उसके बाद डेज सेल आउटस्टैंडिंग जो है वो हमारे पास 36.5 डेज है। द फर्म हैड फिक्स्ड एसेट्स उसके स्टूडेंट्स हमें 35,000 के गिवन है। पेएबल पीरियड जो है वो 40 डेज का है। अब स्टूडेंट उसकी रिक्वायरमेंट पहली क्या है, आपने कैश कन्वर्जन पीरियड मालूम करना है, और इसके बाद उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट है
कह रहा है कि कंपनी होल्ड करती है नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, कि कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ उसके पास बहुत ही कम है, जबकि टोटल कम होने के और आपने मालूम करना है उसके टोटल एसेट्स टर्नओवर को और ROA को, रिटर्न ऑन एसेट्स को मालूम करना है। ये दो चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करने को कह रहा है। फिर कह रहा है मैनेजमेंट बिलीव्स दैट इन्वेंट्री टर्नओवर कैन बी रेज्ड, इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो आपका बढ़ के 7.3 पे चला जाता है, टाइम्स पे चला जाता है, तो इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा कैश कन्वर्जन पे, टोटल एसेट टर्नओवर पे और ROA पे। ये उसने स्टूडेंट हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा एक चेंजिंग कंडीशंस के साथ। स्टूडेंट ये प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा और यही प्रॉब्लम आपकी नेक्स्ट जो है वो असाइनमेंट है, और ये आपने इसका सॉल्यूशन करके आपने एज असाइनमेंट अपलोड करना है। ये मैं अभी आपकी असाइनमेंट भी अपलोड कर दूंगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और ये मैक्सिमम जो चीज़ें थी हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के हवाले से वो डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद स्टूडेंट आपका जस्ट एक लास्ट चैप्टर रह गया है, इंशाल्लाह ताला उसको हम ईद के बाद कंप्लीट करेंगे, और इसके साथ ही फिर हम आपका सेमेस्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज इसको यहीं पे रोकते हैं जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह।